यस मैम। बोर्ड विजिबल है सबको? यस मैम। देखो आज हमें स्टार्ट करना है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है रिवर्सिबल, दूसरी होती है इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे और प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके क्या दे, हमें वापस रिएक्टेंट्स दे। लेकिन कंडीशन क्या है? जो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है, दोनों सेम कंडीशंस में होनी चाहिए। सेम यानी अगर हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है तो हमारी बैकवर्ड रिएक्शन भी कितने टेम्परेचर पर होनी चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस पर ही। यानी हमारे टेम्परेचर, प्रेशर, इनकी कंडीशंस क्या रहेंगी? सेम रहनी चाहिए। यानी रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी हुई? ऐसी रिएक्शन जिनमें जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी पॉसिबल हो एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में भी पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने जनरल रिएक्शन कंसीडर करी, ए और बी हमारे रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं? सी और डी। अब अगर ये सी और डी प्रोडक्ट्स भी वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट दे दें ए और डी, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। और डबल एरो के साइन से हम शो करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस को। ठीक, अब रिवर्सिबल रिएक्शंस भी हमारे पास दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट होमोजीनियस रिएक्शन, सेकंड हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अब होमोजीनियस रिएक्शंस कौन सी होती है? होमो यूनिफॉर्म यानी सेम। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का फेज क्या हो? सेम। यानी अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो प्रोडक्ट भी सॉलिड आए, रिएक्टेंट गैस है तो गैस आए। ठीक, यानी हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट तीनों सारे कैसे होने चाहिए? सेम फेज में हो। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हम एक गैस फेज नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कन्वर्ट करके अमोनिया। अब N2 क्या है? गैस। H2 क्या है? गैस। NH3 क्या है? गैस। तीनों गैस है, ये कैसी हो गई? रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। N2O4 क्या है? गैस। अब ये डिकम्पोज होकर क्या दे देती है? NO2, ये भी गैस है, रिएक्टेंट भी गैस, प्रोडक्ट भी गैस। तो ये कैसी रिएक्शंस हो गई? होमोजीनियस। अब ये जो रिएक्शंस थी ये कैसी, कौन से फेज में है? गैस फेज में। मान लो अगर हमारे पास ऐसी रिएक्शंस हैं जो लिक्विड फेज में, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड और या फिर इथाइल अल्कोहल। एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल क्या है? दोनों लिक्विड है। अब ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। इथाइल एसीटेट भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। यानी हमारे ये चारों कंपोनेंट्स क्या है? लिक्विड है। तो ये किस में हो गए? सेम फेज में। नेक्स्ट हमारे पास आती है हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हेट्रो का मीनिंग नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब अलग अलग होंगे। यानी अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। अगर रिएक्टेंट सॉलिड हो तो प्रोडक्ट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस हमारे पास कोई भी फेज में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आयरन को वाटर से रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस H2। अब आयरन तो Fe तो सॉलिड है, वाटर क्या है? गैस। हमने गैस स्टीम ली, वाटर कैसे लिया हमने? एज ए स्टीम। अब ये दोनों रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट तो सॉलिड बना रहे हैं, एक गैस बना रहे हैं। यानी दो फेज आ गए ना हमारे पास, सॉलिड और गैस। तो दैट मीन्स ये कैसा है? हेट्रोजीनियस रिएक्शन। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, जब वो डिकम्पोज करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस, है ना? देखो दो फेजेस आ गए यहाँ पे भी, सॉलिड और गैस। तो ये रिएक्शन भी कैसी हो गई? हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ठीक, अभी ये हमारी कैसी टाइप्स की? रिवर्सिबल रिएक्शंस की टाइप। अब नेक्स्ट आएगी इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या हुआ? जो वापस रिवर्स ना की जा सके। इसका मतलब अगर दो रिएक्टेंट
कंबाइन होके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते। इसका मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ये पॉसिबल है। तो कैसी रिएक्शन होगी ये? यूनिडायरेक्शनल। सिंपली जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए वो हमारे क्या हो सकते हैं? क्या होंगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्टेंट वापस प्रोडक्ट नहीं देंगे अंडर सेम कंडीशंस में। मे बी डिफरेंट कंडीशंस में दे दे, लेकिन उसी कंडीशंस में, सेम कंडीशंस में नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल KClO3 रिएक्ट करके क्या बना ले? डिकम्पोज करके क्या बना ले? KCl और ऑक्सीजन। या फिर BaCl2 Na2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना ले? BaSO4 प्लस NaCl। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो मेनली अब हम अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो, जब कोई भी रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? रिएक्टेंट लेते हैं, है ना। हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होते हैं? सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं। तो अगर हम बिगनिंग की बात करें, अगर हमारे पास उस वक्त सिर्फ रिएक्टेंट है तो क्या होगा? हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है रेट किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पर। और अभी हमारे पास क्या है? सिर्फ रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। तो हाँ, यानी हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर हम हमारी बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बात करें, वो क्या होगा? मिनिमम होगा, क्योंकि अभी तो हमने रिएक्शन स्टार्ट की है तो प्रोडक्ट की अमाउंट तो बहुत थोड़ी सी होगी। अगर जितनी अमाउंट प्रोडक्ट की होगी उतना ही उस बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा। यानी स्टार्टिंग में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट तो क्या होता है? मैक्सिमम। और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है? मिनिमम। अब जैसे जैसे टाइम पास होगा, यानी जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो क्या होगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। दैट मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या करने लग जाएगा? डिक्रीज। यहाँ से देखो, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या कर रहा है? टाइम के साथ डिक्रीज। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या करेगा? इंक्रीज। अब एक टाइम ऐसा आएगा जैसे जैसे जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करता जाएगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करता जाएगा, एक टाइम ऐसा क्या आएगा जब ये दोनों रेट क्या हो जाएंगे? इक्वल। यानी ये दोनों कर्व क्या करेंगी? एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी। क्या हुआ? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल आ गया? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। अब इस पॉइंट पे हम क्या कहेंगे कि रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करता है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? टाइप की स्टेट है, थर्मोडायनेमिक स्टेट है। रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करता है। ठीक। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हुआ? इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, द रिएक्शन इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम पे क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का क्या होगा? अब देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल आ गया? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी जितने रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे उतने ही रेट से प्रोडक्ट रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट बनाएंगे। यानी इनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल नहीं होती। दोनों बातें अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं करना। हमारे पास क्या होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। समझ में आया केमिकल इक्विलिब्रियम? Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या डिफाइन करता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में डेफिनेशन देता है। क्या कहता है कि rate of chemical reaction is proportional to the product of active mass of the reactant। यानी जो हमारा रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की एक्टिव मास पर डिपेंड करता है। यानी उतने मास पे डिपेंड नहीं करता कि जितना हमने लिया ना, कितने पे डिपेंड करता है? एक्टिव मास। एक्टिव मास कौन सा? वो अमाउंट सब्सटेंस की जो एक्टिवली कंसंट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रही है ना।
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करानी है और अमोनिया गैस प्रिपेयर करनी है, अगर मान लो मैं 10 मोल नाइट्रोजन ले लूं और 50 मोल हाइड्रोजन ले लूं, लेकिन 10 मोल नाइट्रोजन कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे? 30 मोल्स के साथ ही, है ना। तो वो क्या हो गया उसका एक्टिव मास। बाकी जो मैंने 20 मोल लिए वो तो कैसे ले लिए? एक्सेस में। ठीक है, अब इसी लॉ को यूज करके हम क्या करेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को ड्राइव करेंगे। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ड्राइव करने के लिए हम क्या करें? एक जनरल रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं। हमने माना कि ए बी सी डी ऐसे करके हमारे पास रिएक्टेंट्स है, कैपिटल एम हमारे क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। अब कैपिटल ए जो हमारा रिएक्टेंट है उसके हमने कितने मोल लिए? स्मॉल ए। कैपिटल बी रिएक्टेंट के कितने मोल लिए? स्मॉल बी। दोनों को ऐसे ही हमने कैपिटल सी के कितने लिए? स्मॉल सी। ऐसे ही सो ऑन हमने रिएक्टेंट्स लिए, उन्होंने रिएक्ट करके आपस में हमें क्या दे दिए? प्रोडक्ट्स दे दिया। प्रोडक्ट के कितने मोल दिए? स्मॉल एम कैपिटल एम के, स्मॉल एम कैपिटल एम के। तो ये क्या हो गई हमारी एक जनरल रिएक्शन। ठीक है, अगर हम इस जनरल रिएक्शन पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें, लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे अप्लाई करेंगे? हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट देता है ना, तो क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितनी चल जाएगी? जितने इसके नंबर ऑफ मोल्स है, यानी ये इसका क्या हो गया? एक तरीके से एक्टिव मास। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर रेज टू द इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ऐसे ही हमने सेकेंड मॉलिक्यूल के लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हमने कांस्टेंट को किससे डिनोट कर दिया? के एफ से। ठीक है, के एफ क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ऐसे ही हमने क्या किया? बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लिखा। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ एम की पावर एन, कंसंट्रेशन ऑफ एन की पावर एन एंड सो ऑन। फिर वही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? रेट कांस्टेंट के बी। के बी क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, अब हमारे पास क्या हुआ? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी आ गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी आ गया। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम पे क्या, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आएगी? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल आ जाए? रेट ऑफ, हमने क्या किया? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल रख दिया। हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। हमने देखो लास्ट स्लाइड में यहाँ ये वैल्यू कैलकुलेट करी थी, इन दोनों वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। अब हम क्या करें? वेरिएबल सेपरेट करते हैं, यानी कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक साइड रखते हैं, कंसंट्रेशन वाली टर्म्स को एक साइड रखते हैं। के एफ के नीचे आ जाएगा यहाँ के बी, यहाँ मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो डिवाइड में आ गया, यहाँ क्या आ गया? के एफ बाय के बी। ऐसे ही यहाँ क्या बचेगा? एन की पावर एम, एन की पावर एन डिवाइडेड बाय ए की पावर ए, बी की पावर बी। अब ये देखो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। अब अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा। ये भी क्या है? एक तरीके से कांस्टेंट ही है। तो यानी अगर हम दो कांस्टेंट्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। इसे रिप्रेजेंट कर दिया के से। के क्या है अब हमारा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो किसके इक्वल है? m की पावर m, n की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर a, b की पावर b। अब ये हमारा देखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ने हमें क्या दिया? केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मोल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट each raised to the power equal to its coefficient divided by the product of the molar concentration of reactant each raised to its coefficient is constant है ना? ये देखो ये रेशो at temperature and is called equilibrium constant। ये जो वैल्यू है हमारी, ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही कांस्टेंट रहती है। इससे आपको क्या पता कि जो पता चला जो के इक्विलिब्रियम है वो क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यानी अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू चेंज कर देंगे तो इस कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी।
इतना आया समझ में? यस मैम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो अभी जो हमने ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया, ये हमने किसकी टर्म्स में डिफाइन किया? कंसंट्रेशन की टर्म्स में। लेकिन जब हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर बार हमें कंसंट्रेशन की टर्म्स ही मिले। कई बार हमें रिएक्शंस में प्रेशर की वैल्यू दे रखी होती है ना, तो हमें प्रेशर की टर्म्स में भी पता होना चाहिए, या हमें और कोई कंसंट्रेशन का पैरामीटर दे रखा हो तो हम कैसे पता लगाएं, है ना। तो अब हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा इसी से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, अब हमारे कितने कितने डिफरेंट टाइप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट तो हमने पढ़ा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, ये हमने जनरल रिएक्शन कंसीडर कर ली। इसके लिए अगर हमें इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के सी। ये जो हमने सी डिफाइन किया है ना नीचे के, वो सिर्फ इसलिए डिफाइन किया है कि हम ये रिप्रेजेंट कर सकें कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये किसकी टर्म्स में है? कंसंट्रेशन की टर्म्स। ठीक है, अब इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट each raised to the power equal to their stoichiometric coefficient। तो क्या है देखो, m की पावर m, n की पावर n, concentration each raised to the power equal to their coefficient, a की पावर a, b की पावर b, किसके इक्वल होगा? अच्छा देखो, ये तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन डिफाइन करी। अगर हम c की टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? cm की पावर m, cn की पावर n डिवाइडेड बाय ca की पावर a, cb की पावर b। ये समझ में आया कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखना? यस मैम। यस मैम। अब हमें किसकी टर्म्स में लिखना है? प्रेशर की टर्म्स में। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जहां हमने कंसंट्रेशन के लिए C डिफाइन किया था वहां हम प्रेशर के लिए क्या करेंगे? P डिफाइन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, डिफाइन कर दिया P, तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो कैसे लिखोगे? देखो Pm, ये डिफाइन क्या कर रहा है? ये जो M प्रोडक्ट है इसका प्रेशर की पावर m। ये ऐसे ही n के लिए हमने क्या डिफाइन कर दिया? Pn, और Pa के लिए क्या, A के लिए क्या डिफाइन किया? Pa, B के लिए क्या डिफाइन कर दिया? Pb, और सबकी पावर कितनी कर दी? इक्वल टू देयर कोफिशिएंट। ठीक है, अब मान लो हमें नेक्स्ट हमारा किसकी टर्म में है? एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है? किसी, ये भी एक तरीके से कंसंट्रेशन की ही टर्म है। ठीक है, कंसंट्रेशन की ही टर्म है, और एक्टिविटी किसके इक्वल होती है? A इज इक्वल टू गामा इंटू एक्स। गामा क्या होता है? एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्स क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। एक्टिविटीज भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में डिफाइन करती है, लेकिन बेसिकली ये भी एक तरीके से कंसंट्रेशन की टर्म को ही रिप्रेजेंट करती है। इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल a। तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिफाइन कर दिया? के a। ठीक, अब इस रिएक्शन के लिए लिखना है तो हम कैसे लिखें? ए एम, एम के लिए डिफाइन कर दिया की पावर एन, ए एन की पावर एन, ए की पावर ए, और ए बी की पावर बी। आया समझ में? यस मैम। ऐसे ही आपको क्या, हाँ, अब ऐसे ही आपको क्या करना है? मोल फ्रैक्शन के लिए डिफाइन करना है। मोल फ्रैक्शन का सिंबल हमें पता है क्या होता है? एक्स। एक्स हमारा मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने कैसे डिफाइन कर दिया? के एक्स। ठीक है, अब m के लिए डिफाइन करेंगे क्या आएगा? xm, n के लिए करेंगे xn, a के लिए करेंगे xa, और b के लिए करेंगे xb, और हर एक की पावर कितनी रख देंगे? जितना उसके आगे कितनी क्या है? कोफिशिएंट है। तो ये भी हमारा क्या डिफाइन हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब आप ये चारों टाइप लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी रिएक्शन दें और कहें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के दिखाओ कंसंट्रेशन, प्रेशर, एक्टिविटी और मोल फ्रैक्शन की टर्म में, तो आप लिख सकते हो? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। अब हम क्या करेंगे? हम डिफरेंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बिटवीन रिलेशनशिप फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहले हम किसके बीच में करते हैं, Kp और Kc। अब हमने ये एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर ली। अगर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखने के लिए कहें कंसंट्रेशन की टर्म्स में, तो आप लिख सकते हो क्या आ गया, Kc इज इक्वल टू सी एम की पावर m इंटू में सी एन की पावर n डिवाइडेड बाय सी ए की पावर a सी बी की पावर b। ये सी ए सी बी सी एम सी एन क्या है, हमारे कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एम एंड n। अब हम क्या करेंगे, हम ये कंसीडर करते हैं कि मान लो कि जो हमने रिएक्शन प्रोसीड करी इसमें ए बी और एम और एन क्या है, हमारे गैसेस हैं। गैसेस है तो इनका पर प्रेशर होगा, है ना। इनका प्रेशर हमने कैसे डिफाइन कर दिया, पी पी बी पी एम एंड पी एन। और इससे ही हमने क्या किया, के पी की वैल्यू लिख दी। के पी की वैल्यू क्या आ गई, पी एम की पावर एम पी एन की पावर एन पी ए की पावर ए पी बी की पावर बी, है ना। अब हम ये मान लेते हैं, हम सपोज करते हैं कि ये जो हमने ए बी एम एन गैसेस ली हैं ये आइडियल गैस है। अगर ये आइडियल गैस है तो ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगी, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब हम क्या करें, यहाँ से हम P की वैल्यू निकालें। अगर हम P की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एन आर टी बाई वी। अब अगर हम n बाई वी को देखें, n बाई वी क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम, है ना। अब ये बताओ, देखो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि अमाउंट कितनी है सब्सटेंस की डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, कंसंट्रेशन। तो n बाई वी को हम क्या लिख सकते हैं, सी आर टी। अब P किसके इक्वल आ गया, सी आर टी के। अब यानी अगर हम पी ए की वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगी, सी ए आर टी। ऐसे ही पी बी की वैल्यू लिखें तो क्या आ जाएगी, सी बी आर टी। पी एम की लिखें तो सी एम आर टी, पी एन की लिखें तो क्या आ जाएगी, सी एन आर टी। अब हमारे पास देखो पी ए की वैल्यू आ गई, पी बी की आ गई, पी एम की आ गई, पी एन की आ गई। अब हम ये सारी वैल्यूज सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, है ना। अब हम ये सारी वैल्यूज सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमने पुट कर दी, देखो pm की जगह pm की वैल्यू, pn की जगह pn की वैल्यू, है ना। अब ये देखो ये सी वाली टर्म आ रही है, इनको हमने एक साइड कर लिया, है ना। अब ये पावर तो सारे की है तो ये RT की भी पावर होंगी। अब आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। देखो यहाँ से आई RT की पावर m, यहाँ से आई RT की पावर n, तो क्या हो गई RT की पावर m प्लस n, है ना। नीचे ही ऐसे ही देखो क्या आई RT की पावर a RT की पावर b, तो क्या हो जाएंगी RT की पावर a प्लस b। और ये हमारे पास कंसंट्रेशन वाली टर्म्स अलग कर ली हमने। अब देखो ये पावर सेम है तो क्या हो जाएंगी, डिवाइड से ऊपर आएंगे तो माइनस आ जाएंगी ना, तो क्या बन गया RT की पावर m प्लस n माइनस a प्लस b, है ना। अब ये तो हमें पता है, ये हमारा क्या बन जाएगा इक्वेशन 1 से Kc, इसको हमने क्या पुट कर दिया Kc। और ये जो हमारे पास m प्लस n माइनस a प्लस b आया ना, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा n से। तो Kp किसके इक्वल आ गया, Kc RT की पावर डेल n। अब देखो ये डेल n क्या है, m प्लस n माइनस a प्लस b। m प्लस n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना। जो हमने देखो जनरल रिएक्शन कंसीडर करी थी, ये इसमें हमारी जनरल रिएक्शन में क्या है, m प्लस n क्या है कि प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स बने, a और b क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो यानी डेल्टा n हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। पर लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये डेल्टा n हमने कब कंसीडर किया, जब हमने ये माना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, गैस। यानी डेल्टा n क्या है हमारा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। यानी अगर हम किसी जनरल रिएक्शन के लिए कभी भी डेल्टा n कैलकुलेट करते हैं तो हम कौन कौन से नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करेंगे, जो सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के होंगे। यानी मान लो अगर मैं आपको एक ऐसी रिएक्शन दूं A प्लस बी चेंजेस इनटू C प्लस डी, है ना, और D क्या है, सॉलिड, तो D के नंबर ऑफ मोल्स को आपको डेल्टा n की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करना।
आया समझ में? यस मैम। फर्स्ट रिलेशनशिप समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैम। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको आज के टॉपिक्स रिवाइज करने हैं और कल अपने टेस्ट की प्रिपरेशन